नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस के क्रूज मिसाइल और टैंक यूक्रेन के एयरबेस, सैन्य ठिकानों के बाद अब शहरों को भी निशाना बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी भी बैठक करेंगे, जिसमें एनएसए भी मौजूद रहेंगे। भारत के काफी लोग यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए, करीब 2000 तो हरियाणा के ही छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। सीएम मनोहर लाल ने जहां हर संभव मदद का आश्वासन दिया है ऐसे वक्त में, वहीं नई दिल्ली भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद करने में जुटी है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? दुनिया के देश तबाही के मंजर से कैसे बाहर आते हैं? इस युद्ध में क्या रहेगा भारत का रोल? भारत पर युद्ध का क्या और कितना असर हो सकता है, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। के जानकारों का कहना है कि अगर नाटो सेनाएं युद्ध में उतरती हैं तो ये तीसरे युद्ध की शुरुआत हो सकती है। वहीं यूक्रेन वॉर पर भारत में अंदरूनी राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने मोदी और मनोहर सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि मामले को लेकर दोनों सरकारें सो रही। हरियाणा के करीब 2000 युवक युवतियां यूक्रेन में फंसे, उनको वापस देश लाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को वापस लाने का आश्वासन दिया। यूक्रेन में जो असमंजस बना हुआ है और वो एक अनिश्चितता की जो स्थिति बनी है, उससे सब देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित हैं। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। तो उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहाँ जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। चंडीगढ़ में भी हरियाणा के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के छात्राओं के मामले पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद रतन लाल कटारिया से बात कर अपील करेंगे कि वे विदेश मंत्री से बात कर मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करें। आश्वासन दिया है कि अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात भी करूंगा और जो बच्चों के नाम है इनका भी ईमेल भी उनके पास कर देंगे और साथ ही जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके पास भी ईमेल करूंगा और हमारे सांसद हैं रतन लाल कटारिया जी, मैं उनको भी ईमेल करके उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो विदेश मंत्री से मिलके और जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इसका इंतजाम करें। रूस के यूक्रेन पर हमले के साथ ही क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है? इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत का इसमें क्या रोल हो सकता है? इस पर सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि दुनिया इस मंजर से किस तरह बाहर निकल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
महायुद्ध शुरू हो गया है, लेकिन क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? क्या दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ये सवाल इसलिए भी यहाँ पर पूछना जरूरी हो जाता है क्योंकि यूक्रेन लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। वो रूस के आगे बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगा, ऐसा यूक्रेन को भी समझ में आ गया है। भारत से भी मदद मांगी है, अमेरिका से भी मदद मांगी है। दूसरी ओर पुतिन साहब कह रहे हैं कि पूरे विश्व को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, वो इससे दूर रहे तो बेहतर होगा। तो इसे चेतावनी समझा जाए या क्या समझा जाए? हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अजय सिंह जुड़ गए हैं। सिंह साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। सिंह साहब आवाज मिल रही है क्या आपको? क्या ये एक महायुद्ध का आगाज है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज समझा जाए इसे? चलिए, मुझे सुन नहीं पा रहे, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सवाल अभी भी जस के तस और ज्यों के त्यों खड़े हैं और केवल यूक्रेन के डर की बात नहीं है। बात यह है कि किस तरह के हालात बनेंगे। लगातार रूस की तरफ से जो हमले हैं वो तेज किए गए हैं, जवाब जरूर दिया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन कितने वक्त तक टिक पाएगा? तीसरे विश्व युद्ध की यह आहट तो नहीं। अगर कोई मदद करेगा तो फिर उनके साथ किस तरह का रवैया रूस की तरफ से होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इतने बड़े तबाही के मंजर से कोई देश कैसे बाहर आ पाते हैं, कितनी मुश्किलें पेश आती हैं। इस युद्ध में भारत का रोल क्या रहेगा? चूंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर एक बैठक करने वाले हैं जहां एनएसए भी रहेंगे। अजय सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सिंह साहब आवाज मिल रही है तो कुछ बोलिए आप। जी हाँ, यस प्लीज, आई कैन हियर यू। रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई, जो मंजर दिख रहा है इस वक्त, ये कहां लेकर जाएगा विश्व को? जी देखिए, जो इस समय देख रहे हैं हम यूक्रेन और रशिया के बीच में, रशिया ने पूरा का पूरा यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है और बम्बार्डमेंट शुरू हो गई है। वो रुकने वाला नहीं है बिल्कुल भी, परंतु नेटो की तरफ से भी आ गई है वार्निंग कि आप कृपया करके ये युद्ध को बंद करिए। परंतु इस हालात के अंदर प्रेजेंटली रशिया युद्ध को बंद करने के मूड में नहीं है। तो फिर कैसे समझाया जा सकता है? बंद करने के मूड में नहीं है, ठीक नहीं है। इतने बड़े तबाही के मंजर के बाद दोनों ही देशों को संभलने के लिए काफी लंबा वक्त लग जाता है, बहुत पीछे चला जाता है कोई देश अगर इस तरह का युद्ध होने लगे तो। कैसे रोका जा सकता है या यूक्रेन को कैसे मदद दी जा सकती है? क्योंकि भारत से मदद की गुहार लगाई है यूक्रेन ने। भारत का क्या रोल आप देख रहे हैं? जी जी देखिए, ऐसा है, भारत जो है आज प्रेजेंट सिचुएशन में रशिया के खिलाफ नहीं जा सकता है बिल्कुल। हाँ। क्योंकि रशिया की उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। हमारे को उन्होंने बहुत सारे वेपन भी करे हैं और वो सारे के सारे वेपन हम अपने इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। तो प्रेजेंटली मुझे नहीं लगता है कि भारत कोई किसी किस्म की युद्ध के अंदर मदद कर सकेगा। वो सिर्फ यही कह सकता है कि आप लोग कृपया करके इस युद्ध को बंद करें, तो आपसी बातचीत से झगड़े को सुलझा लें। ये भारत के पास ऑप्शन है। अब मोदी जी बिल्कुल भी रशिया के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में। तो भारत के पास ऑप्शन यही बचता है कि वो न्यूट्रल हो और दोनों से बात करे, क्योंकि पुतिन ने तो सब कह दिया है कि कोई भी देश इसमें बीच में ना पड़े। तो इसे एक चेतावनी समझा जाए क्या कि पुतिन की तरफ से कि अगर किसी ने भी हेल्प की या बीच में आने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा? जी, क्योंकि अभी भारत के पास सिर्फ एक ऑप्शन ये रह गया बहुत बड़ा कि जो हमारे भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं उनको तो जल्दी से जल्दी वहां से निकाल ले। दूसरा जो है एकदम न्यूट्रल ही रह सकता है और वो उनको रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप जो है युद्ध में ना पड़े, क्योंकि अगर ये युद्ध होगा तो इसके अंदर आप सोचिए नेटो फोर्सेस, यूरोपियन, अमेरिका, मतलब ये एक महायुद्ध होने की तरफ जा रहा है अगर ये युद्ध होता है तो। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आकाश जिंदल हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं। आकाश जी, युद्ध के बारे में तो पता चला ही होगा आपको, कैसा असर आप इसका दुनिया भर में देख रहे हैं। आर्थिक तौर पर बहुत लंबा वक्त नहीं लग जाता है क्या ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए? जी हाँ, बहुत बहुत लंबा वक्त लग जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी हम
कोरोना की जो वजह से रिसेशन है उससे ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है कोरोना कॉज रिसेशन की वजह से। तो अभी पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है कोरोना के कारण जो रिसेशन हुई थी उससे रिकवर नहीं कर पाई थी। अभी वहां रिकवरी नहीं हुई थी कि ये इतना बड़ा इश्यू सामने आ गया। अब ये बात आपको बता दूं, मैं सुबह से लगातार तमाम चैनल पे इसको लेके शो कर रहा हूँ। ये बात रशिया और यूक्रेन की नहीं है, ये बात पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की है। सबसे पहला विक्टिम है क्रूड ऑयल, बिकॉज अब यूएस और यूरोप की तरफ से बहुत पॉसिबिलिटी है कि तरह तरह की सैंक्शन जो है वो लग जाएंगी और उसकी वजह से सैंक्शन लगने की वजह से होगा क्या कि जो क्रूड ऑयल की मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगी यूरोप के अंदर और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी कच्चा तेल $100 पर बैरल चल रहा है, तो मुझे ये संभावना लगती है कि इलेक्शन के बाद यहाँ भी रेट बढ़े और यहाँ काफी पेट्रोल डीजल के अंदर प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आ सकता है। अब हिंदुस्तान की बात करें, सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ते ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देखिए, इस बार इलेक्शन की बात करें, यूपी में, पंजाब में, सब जगह एक ही मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। और इसके अंदर मेन कारण था कि कोरोना की जो रिसेशन थी उसकी वजह से। अब वो कोरोना की रिसेशन से हमने रिकवर करना शुरू किया था कि दोबारा से इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ जाएगी। तो हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत नेगेटिव है, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। ऑलरेडी हमारा सेंसेक्स आज स्टॉक मार्केट काफी डाउन गई है क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की पॉसिबिलिटी है कि वो पैसा निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दो कंट्रीज का इशू ना होके ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर पूरा इसका क्लियर कट इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में सारे वर्ल्ड की इकोनॉमीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब होगा क्या, जब यहाँ क्रूड ऑयल की सप्लाई के रूट्स कम रह जाएंगे तो संभावना क्या होगी कि यूरोपियन कंट्रीज जो है गल्फ कंट्रीज की तरफ जाएंगी क्रूड ऑयल लेने के लिए, तो वहां पे फिर सप्लाई कम हो जाएगी। ऑलरेडी हमने देखा है ओपेक प्लस ने सप्लाई को जो है रिड्यूस करने के क्या क्या प्रयास पहले किए हैं, तो उसके चलते हुए ब्रेंट क्रूड का रेट बढ़ जाएगा। वो जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत घातक है। अब जैसे क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा, ऑलरेडी $100 पर बैरल तो हो चुका है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि डॉलर का रेट और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी 75 से ऊपर है, डॉलर का रेट और बढ़ेगा तो एक तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम होंगे, दूसरा क्रूड ऑयल पहले तो रेट की वजह से महंगा होगा, दूसरा डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से कैस्केडिंग इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। और उसका इम्पैक्ट किस चीज पे आएगा? क्रूड ऑयल का हर खाने पीने की चीज के ऊपर। डीजल वो चीज है जिसके ऊपर हर खाने पीने की चीज, चाहे दूध हो, सब्जियां हो, सबने ट्रेवल करना है। पेट्रोल वो चीज है जिसके ऊपर हिंदुस्तान में आम व्यक्ति ने ट्रेवल करना है, चाहे कार हो, चाहे टू व्हीलर हो। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जो है ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी बल्कि जो है इंडियन इकोनॉमी पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। हालांकि रशिया के साथ या यूक्रेन के साथ हमारा ट्रेड उस लेवल का नहीं है, बट इनडायरेक्टली जो है हमारे ऊपर इसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ जाएगा। और अगर जिस तरह की सिचुएशन लग रही है, जिस तरीके से एस्केलेशन चल रही है, अगर नाटो या यूएस की इन्वॉल्वमेंट होती है तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट और ज्यादा फार रीचिंग हो सकता है। यूएस की इन्वॉल्वमेंट के बाद किस तरह का आपको इफेक्ट दिख रहा है अगर हुआ तो? क्योंकि पुतिन ने तो पहले चेता दिया कि कोई बीच में ना आए, लेकिन फिर भी अगर हुआ यूएस का इन्वॉल्वमेंट तो कैसा असर? देखिए, यूएस अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो जो डैमेजेस है वो फार रीचिंग होंगे, बिकॉज यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी महाशक्ति है। अगर वो बीच में आ जाते हैं तो उनकी तरफ से ऑल आउट एफर्ट हो सकता है और वो बहुत घातक हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। उसके अलावा गोल्ड प्राइस एकदम से बढ़ सकते हैं, क्रूड ऑयल तो शायद 20% के आसपास बढ़ जाए, ग्लोबल स्टॉक मार्केट डाउन आ सकती है, कमोडिटी प्राइस में फर्क आ सकता है। उससे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी अभी तो खलबली मची है, उसमें तो पूरी उलट पुलट हो जाएगी। तो वो तो इम्पैक्ट जो है बहुत ही सीवियर आ जाएगा। और दूसरा जो है, कई जगह ये भी संशय बताया जा रहा है, अप्रीहेंशन जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस माहौल को देखते हुए चाइना ताइवान का इशू भी ना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ हद तक सिमिलरिटीज कहीं ना कहीं बिल्ड हो रही है। तो आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत दिक्कत की बात है। हिंदुस्तान की बात करें, देखिए कोरोना कॉज रिसेशन की वजह से लास्ट ईयर आज जीडीपी वेंट डाउन बाय 7.3%। हमारी जीडीपी -7.3% थी लास्ट ईयर।
अब हुआ क्या उसके बाद, दिवाली के आसपास जाके जीडीपी के अंदर कुछ ग्रोथ दिखाई दी, कुछ बाइंग, कुछ कंजम्पशन आई, जिससे लग रहा था कि आर इकोनॉमी वुड कम आउट ऑफ द वुड्स। बट कम दिसंबर के फर्स्ट हफ्ते में ही ओमिक्रॉन ने दस्तक देनी शुरू कर दी। अब दिसंबर और जनवरी दोनों ऐसे मंथ थे, वो ओमिक्रॉन की वजह से इंडिया का जो है, चाहे दिसंबर का टूरिज्म सिस्टम हो, चाहे बहुत से सेक्टर्स हैं, एविएशन हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुए। तो दिसंबर जनवरी का इम्पैक्ट वहां पे आ गया। अभी आपने देखा ही है बजट में किस तरह का डेफिसिट आया है। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। अजय सिंह भी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। सिंह साहब, भारत पर इस युद्ध का कैसा और कितना असर आप देख रहे हैं? आपने बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ पर आकाश जिंदल को सुना, आपकी प्रतिक्रिया? कि ऐसा है कि भारत के ऊपर इसका इकोनॉमी में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आवाज बढ़ा क्योंकि दीजिए, इनकी आवाज अभी इमीडिएटली जितनी शेयर मार्केट है। आवाज बढ़ाइए, बोलिए सर, आप बोलते रहिए जी। अच्छा, क्या नहीं है, आवाज आ रही है जी सर, आप बोलिए। अभी इमीडिएटली जो है शेयर मार्केट काफी डाउन हो गया है। शेयर मार्केट काफी डाउन हो गया है। उससे जो हमारी पूरे के पूरे इंडिया के अंदर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसके अंदर यूएस और नेटो फोर्सेस जो अभी तक नहीं उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सिर्फ दूर से उनको वार्निंग दे रहे हैं कि रशिया को कह रहे हैं, पुतिन को, कि आप प्लीज यहां से हट जाइए, अपनी फोर्सेस को ले जाइए, क्योंकि अभी यूक्रेन का एक ब्रिगेड ने वो सरेंडर भी कर दिया है और जगह जगह बमबारी होती जा रही है। वो कुछ सरेंडर कर रहे हैं और उन्होंने चारों तरफ से उसको यूक्रेन को घेर लिया है। और जिस तरह से रशिया जा रहा है, वो नहीं लगता है कि वो अभी रुकने वाला है और इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी जो प्रेजेंट सरकार है, उसकी इस पोजीशन के अंदर अभी वो नहीं है कि वो किसी की भी मदद कर सके। बिल्कुल दोनों तरफ से वो मदद नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ मेडिएटर का काम कर सकते हैं कि आप कृपया करके युद्ध को ना बढ़ाएं, क्योंकि इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड ओवर की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और हमारे देश के अंदर वैसे हम लोग समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं। जैसे वो पिछले स्पीकर कह रहे थे, कोरोना का हो रहा है। अभी हम लोग थोड़ा फिलहाल उठ पाए हैं और हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी उठ रही है। हमारे ऑफिस वगैरह काम करने शुरू हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम की जगह थोड़े से और भी ज्यादा काम होता जा रहा है और हम लोग धीरे धीरे रेंगते इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये युद्ध जो है बीच में नहीं रुका तो हमारी इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। और हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम किसी तरह से मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से अपने वेपन या अपने जवान ट्रूप्स हमला करने के लिए, उनकी मदद के लिए हम नहीं भेज सकते इस समय, क्योंकि हमारे संबंध उनके साथ में बहुत ही अच्छे हैं और हम मिलिट्री से उनको किसी की तरह से भी हेल्प करने में बहुत मजबूर होंगे, नहीं कर पाएंगे हम लोग। हमारे पास ऑप्शन यही है, मोदी जी और सरकार के पास ऑप्शन यही रहेगी कि किसी तरह से दोनों धड़ों को बोल के रुकवाया जाए कि कृपया करके आप लोग जो है इस युद्ध को और ना बढ़ाएं। बातचीत के लिए हिंदुस्तान जो है मेडिएट कर सकता है कि ठीक है, दोनों से हम बात के बात करेंगे, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और आप लड़ाई को बंद कर दीजिए। ये हमारी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री एक बैठक करने वाले हैं, सिंह साहब वहां पर आने से भी होंगे। क्या लगता है, क्या फैसला लिया जा सकता है? वहाँ जो भारतीय फंसे हैं उन्हें कैसे एयरलिफ्ट किया जाए, यही इसका एक एजेंडा रहेगा, या बातचीत हो सकती है कि इसमें कैसे हम मीडिएटर की भूमिका भी निभा सकते हैं न्यूट्रल रहते हुए, ताकि वो रुक जाए? जी, अभी जैसे प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुला रखी है, उसके अंदर वो सिर्फ वो उनका जो मेरी तरफ से जो मैं सोच रहा हूँ, जो देख रहा हूँ मैं, उनको एक मेडिएटर का रोल, क्योंकि प्रधानमंत्री की इस सारे कंट्रीज में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, इनकी हर बात को वो मानते हैं और उसके अंदर उनको मनाने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। रशिया उनका अच्छा दोस्त है। बाकी तकरीबन फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री जी की बहुत ही बेहतरीन है। अगर वो मेडिएट करेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है उस मेडिएशन के अंदर वो शायद मान सकते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं वो बातचीत से हल करने के अंदर संभव है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें कामयाब हो सकते हैं। आकाश जिंदल जी, आपकी क्या राय है?
आकाश जी, हेलो। जी जी, आपकी राय क्या? आप इंडिया की इंटरमीडिएशन के बारे में पूछ रहे हैं। जी, इंडिया की इंटरमीडिएशन डिप्लोमेटिक लेवल पे हो सकती है, बिकॉज डिप्लोमेटिकली इंडिया एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक इंटरमीडिएशन इंडिया की तरफ से हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि डिफेंस के अंदर जो इंडिया की इंटरमीडिएशन यहाँ पे हो सकती है या इंडिया को किसी प्रकार से करना चाहिए, बिकॉज हमारी सरकार बहुत कैलकुलेटेड मूव्स लेती है। आज प्रधानमंत्री मोदी साहब की विजनरी अप्रोच की वजह से पूरी दुनिया में ब्रांड इंडिया की रिस्पेक्ट है, इंडिया की पॉलिटिकली भी रिस्पेक्ट की जाती है। और आज की तारीख में वी आर अ बिग पावर। इकोनॉमी की बात करें, वी आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, और इस साल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाले हैं बड़ी इकोनॉमीज में से। बट आज की तारीख में मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही स्टैंड रखा है कि ऑलमोस्ट मैं इसे कहूंगा न्यूट्रल की तरह जो स्टैंड लिया गया है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेटेजिक तरीके से स्टैंड लिया है। तो आई थिंक आगे जाके कोई इंटरमीडिएशन हो वहां इंडिया आगे आ सकता है। उसके अलावा जिस तरह की आप देखिए, जिस तरह की सोच से सारी चीजें परस्यू की जा रही हैं, देखिए मैं इसको लेके जाना चाहूंगा यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के समय से। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के टाइम से अगर आप सोचें तो ये एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, एक पर्टिकुलर साइकी का आउटकम है। जो कुछ आज देख रहे हैं हम, जो कुछ पहले बेलारूस का देखा हमने, जो कुछ यूक्रेन का देखा, जो 2 स्टेट का देखा, कहीं ना कहीं वो जो इंटेग्रेटेड सोवियत यूनियन था यूएसएसआर, वो माइंडसेट, वो साइकी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। नाटो हालांकि बड़ी अलग तरह की पोजीशन से है। नाटो से जो है, क्योंकि नाटो के अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं, अब ये भी इशू आ जाता है कि नाटो की सारी कंट्रीज क्या एक ही थॉट प्रोसेस के अंदर चलती हैं या वो सारी कंट्रीज इंटेग्रेट हुई हैं आपस में एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो वहां मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेसेस को लेके कुछ चैलेंजेस हैं कि क्या सारे कंट्रीज के थॉट सिमिलर ट्रैक्स पे हैं, सिमिलर लाइंस पे है कि नहीं है। अब बात सारी आ जाती है यूएस के ऊपर, दारोमदार रहता है कि क्या वो करता है। बट इंडिया को मेरे हिसाब से गोइंग अहेड एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, और यूएन की तरफ से भी काफी हमें उम्मीद है। तो ये क्या रोल भी जो रहेगा बहुत हद तक पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक बुलाई है, जय से भी मौजूद रहेंगे उनके साथ। बहुत अहम मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस यही है कि भारत के रोल के बारे में पता चलेगा। साथ में ये पता चलेगा कि जो भारतीय यूक्रेन में फंसे, जिसमें हरियाणा के भी 2000 से ज़्यादा लोग हैं, उन्हें कैसे एयरलिफ्ट किया जाएगा और कब तक उन्हें वापस हम वतन लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद।